बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनो ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यानी भूगोल एक विषय के रूप में। इसके फर्स्ट 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखिए इससे पहले जो हमने इस चैप्टर की 2 वीडियो बनाई हैं उसमें हमने किया था कि किस तरह से क्वेश्चन उठ के आए हैं कि ज्योग्राफी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट इज ज्योग्राफी। तो ये सारा हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अपना चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था कि ज्योग्राफी में हम फिजिकल फीचर्स के साथ साथ ह्यूमंस को भी साथ लेकर चलते हैं। दोनों के इंटर रिलेशन से ही क्या बनती है, ज्योग्राफी बनती है। देखिए हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन जो हमारी अर्थ है उस अर्थ पर जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं और जो हमारे कल्चरल फीचर्स हैं, जो हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या दिखाई देता है, हमें उसमें वेरिएशन दिखाई देता है। प्लेस टू प्लेस वो क्या करता जाता है, वेरी करता जाता है। देखिए ह्यूमन और फिजिकल फिनोमिनास जो हमारे हैं उसमें प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ क्या दिखता है, हमें वेरिएशन दिखता है। देखिए कहीं पर हमें अगर हम ऑन द अर्थ देखें, ऑन द अर्थ सरफेस अगर हम देखें तो कहीं पर हमें प्लेटो दिखाई देते हैं, कहीं पर माउंटेन दिखाई देते हैं, कहीं पर हमें प्लेन एरिया दिखता है। अगर हम कल्चरल फीचर्स की बात करें तो कहीं पर किसी एरिया में किसी स्टेट में कोई त्योहार मनता है, किसी दूसरे स्टेट में कोई त्योहार मनता है, कहीं पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, कहीं पर सर्दी। तो इस तरह से सबके खाने पीने रहन सहन सबकी लैंग्वेजेस में प्लेस टू प्लेस क्या होता है, डिफर होता है, वेरिएशन होता है। तो इसमें यही बात बताई गई है कि हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में क्या दिखाई देता है, वेरिएशन दिखाई देता है। भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक है। देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब होता है कि एरियल डिफरेंशिएशन मतलब अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो एरिया टू एरिया हमें क्या दिखाई देता है, हर एक चीज में वेरिएशन दिखाई देता है। तो भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता यानी एरियल डिफरेंशिएशन का अध्ययन मतलब भूगोल क्या करता है, एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी करता है। इसीलिए भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना पड़ता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। इसका मतलब वही है कि ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी में हम क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न मतलब एरिया टू एरिया जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन क्यों होता है, क्या रीजन होते हैं, उन सभी का हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। देखिए अगर हम देखें, देखिए इससे नीचे वाली लाइन एक बार हम देख लेते हैं कि भूगोलवेता केवल धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन ही नहीं करते बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। देखिए जो ज्योग्राफर्स होते हैं वो केवल इस अर्थ सरफेस पर जो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएशन किस कारण से होता है, केवल उन मतलब उस विभिन्नता का ही अध्ययन नहीं करते कि वेरिएशन हो गया केवल उसी की स्टडी करना, केवल इतना ही नहीं करते ज्योग्राफर, बल्कि वो वेरिएशन होने के रीजंस क्या क्या हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। देखिए बल्कि उन कारकों का, उन फैक्टर्स का भी स्टडी करते हैं ज्योग्राफर जो इन वेरिएशन का क्या बनते हैं, रीजन बनते हैं। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, हमारा मोटिव तभी पूरा होता है जब हम उन रीजंस का भी कारण पता करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप होती है, यहाँ पर राइस सबसे ज्यादा उगता है। अगर हम यहाँ पर नदर्न अपने उसमें देखें तो यहाँ पर जैसे पंजाब हरियाणा में गेहूं ज्यादा उगता है। तो अगर हम ये देखें, देखिए भूगोलवेता धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन, विभिन्नता हो गई, वेरिएशन हो गई, यहाँ पर वीट ज्यादा उगता है, यहाँ पर राइस ज्यादा उगता है, तो ये वेरिएशन हो गया।
अगर हम केवल इतना पढ़े कि हाँ इस एरिया में जो हमारे उत्तरी भारत का मैदान है यहाँ पर गेहूं ज्यादा होता है, इस कोस्टल एरिया पर राइस ज्यादा होता है, बस हमने इतना पढ़ लिया। केवल इतना पढ़ना ही ज्योग्राफी का मोटिव नहीं होता, इसके रीजन्स क्या क्या है, रीजन क्या है, यहाँ पर गेहूं क्यों ज्यादा उगता है और यहाँ पर राइस क्यों ज्यादा उगता है, इसके रीजन क्या है। तो उन रीजन्स का पता लगाना, उन विभिन्नताओं का कारण क्या क्या होते हैं उसका पता लगाना ही हमारी ज्योग्राफी का मोटिव होता है। देखिए यहाँ पर ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर पानी ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर राइस की फसल ज्यादा उगती है, क्योंकि राइस को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये जो हमारा इंटीरियर पार्ट है, जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान है, यहाँ पर इस एरिया के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर इतना ज्यादा पानी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर राइस की जो क्रॉप है वो बहुत कम उगती है, तो यहाँ पर ज्यादा उगती है। तो ये रीजन होते हैं कि यहाँ पर पानी इतना नहीं मिल पाता और यहाँ पर पानी ज्यादा होता है। तो हमने उस वेरिएशन के, उस क्रॉप वेरिएशन के हमने यहाँ पर रीजन भी पता किए हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि ये वेरिएशन के रीजन हम कैसे पता करते हैं। तो भूगोल में यहाँ पर यह भी बताया गया कि ह्यूमन और फिजिकल फिनोमिना दोनों में प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ क्या होता है, वेरिएशन होता है। देखिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से चीजें वेरी करती हैं प्लेस टू प्लेस। देखिए यहाँ पर क्रॉप का ही हम एग्जांपल लेंगे कि फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। एरिया टू एरिया क्या है, क्रॉप भी वेरी करती है। वो वेरी क्यों करती है, उसका रीजन क्या होता है। देखिए एक तो होती है मिट्टी यानी सॉइल। सॉइल हर एक एरिया में एक जैसी नहीं होती और हर एक सॉइल में हर एक क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती। तो एक मिट्टी भी एक ऐसा रीजन है जिसके कारण वेरिएशन होता है क्रॉप्स में। सेकंड क्या है कि क्लाइमेट भी हर एक एरिया में एक जैसी नहीं होते और हर एक क्लाइमेट में हर एक क्रॉप क्या है, ग्रो नहीं कर सकती। उसके बाद क्या है कि बाजार में मांग कितनी है उस क्रॉप्स की, उसके अकॉर्डिंग भी क्रॉप उगाई जाती है। किसानों की व्यय क्षमता कितनी है, तकनीकी निवेश, कितनी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है उस क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे क्या है, विभिन्नता आती है, वेरिएशन आता है प्लेस टू प्लेस। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राइस कोस्टल एरिया पर ज्यादा होता है, बल्कि इंटीरियर पार्ट में, इंडिया के इंटीरियर पार्ट में कम होता है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर बारिश ज्यादा होती है और राइस को क्या चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए वहां पर राइस की फसल ज्यादा होती है। लेकिन जो अंदर वाले पार्ट में, जो बारिश वाली पौने अंदर तक पहुंचती है, तो अंदर पहुंचते पहुंचते उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इसीलिए अंदर ज्यादा बारिश नहीं हो पाती और इसीलिए वहां पर चावल की जो क्रॉप्स है वो ज्यादा नहीं उगाई जाती। तो ये कुछ सारी मिलकर कुछ ऐसे रीजन्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि प्लेस टू प्लेस यानी ज्योग्राफी में क्या होता है, एरियल डिफरेंशिएशन होता है। और हम साथ साथ उसके क्या पता करते जा रहे हैं, उसके रीजन्स भी पता करते जा रहे हैं कि उन एरियल डिफरेंशिएशन के रीजन क्या क्या हैं। देखिए इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण से संबंध को ज्ञात करने में है। देखिए कार्य कारण क्या होता है, कार्य कारण का मतलब कॉजेस एंड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखिए भूगोल की दिलचस्पी किस बात में है, किन्हीं दो तत्वों, कोई दो फैक्टर्स हो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, उन फैक्टर्स में वेरिएशन क्यों होता है, क्या कॉज होते हैं उन फैक्टर्स में वेरिएशन के और उस कॉज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ज्योग्राफी में क्या है, वेरिएशन होता है प्लेस टू प्लेस, मतलब फिजिकल फीचर्स में भी वेरिएशन होता है और साथ साथ क्या है, कल्चरल फीचर्स में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। देखिए एक भूगोलवेता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है। मतलब कोई ज्योग्राफर किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, किसमें करता है, इन अ फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब किसी चीज में, किसी तथ्य में, किसी फिनोमिना में ना वेरिएशन आते हैं, उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, तो इस सब के दायरे में रहकर ही वो कार्य करता है। देखिए क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं है, मतलब कोई ज्योग्राफर किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन किससे करता है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप से, तो उसमें केवल हम क्या करते हैं, व्याख्या, केवल वो चीज व्याख्या में ही सहायक नहीं है, मतलब उसके द्वारा केवल हम इंटरप्रिटेशन ही नहीं करते बल्कि तथ्यों के पूर्वानुमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखते हैं। मतलब उस चीज के द्वारा हमें क्या पता चलता है, उस चीज के द्वारा हम फ्यूचर में
फ्यूचर के हिसाब से भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि फ्यूचर में वो चीज कैसी होगी। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। देखिए, भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं बल्कि गत्यात्मक है। मतलब फिजिकल और ह्यूमन ये दोनों क्या है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। फिजिकल भी और ह्यूमन दोनों ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। तो ये फिजिकल भी और ह्यूमन भी ये दोनों फिनोमिना स्थैतिक नहीं है, मतलब नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक, मतलब गत्यात्मक है। उसमें प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वेरिएशन होता रहता है। देखिए, वे परिवर्तनशील पृथ्वी और निरंतर सक्रिय मानव के आबद्ध प्रक्रियाओं में कालांतर से परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि फिजिकल चीजें भी और ह्यूमन चीजें भी, मतलब ह्यूमन भी और फिजिकल फीचर्स दोनों क्या है, दोनों स्टैटिक नहीं है बल्कि दोनों डायनामिक है। दोनों में प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वेरिएशन होता रहता है। देखिए, कई हजारों साल पहले क्या है, आप अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो कई हजारों साल पहले हिमालय पर्वत नहीं था। धीरे धीरे वहां पर हिमालय माउंटेन बना। तो क्या हुआ, कालांतर में क्या हुआ, टाइम पीरियड के साथ साथ वहां पर वेरिएशन हुआ और अब भी उस हिमालय पर्वत में क्या है, वेरिएशन हो रहा है। कहीं पर क्या है, हिमालय पर्वत कहीं पर बन रहा है, कहीं पर कुछ हल्की फुल्की उसमें टूट फूट हो रही है। तो इसमें यही बताया गया है कि फिजिकल की और ह्यूमन दोनों चीजें क्या है, स्थैतिक नहीं है, मतलब स्टैटिक नहीं है बल्कि क्या है, डायनामिक है। उसमें गतिशीलता, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और ये परिवर्तन कैसे होते हैं, देखिए, ये परिवर्तनशील पृथ्वी, मतलब पृथ्वी में भी परिवर्तन हो रही है, वेरिएशन हो रही है। मतलब पृथ्वी भी गतिशील है, कहीं पर कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ टूट रहा है। और पृथ्वी के साथ साथ क्या है, निरंतर मानव के आबद्ध प्रक्रियाएं। मतलब अगर हम प्रिमिटिव स्टेज और अभी प्रेजेंट सोसाइटी को देखें, प्रिमिटिव स्टेज में जो आदि मानव थे और आदि मानव से आज तक जो इंसान ने जितनी टेक्नोलॉजी, जितना अपना माइंड का डेवलपमेंट किया है, तो वो सब इस चीज में बताया गया है कि निरंतर मानव की, सक्रिय मानव के आबद्ध प्रक्रिया से कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। इंसान भी अर्थ को अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन अर्थ में कर रहा है और साथ साथ नेचर के द्वारा भी अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के ये जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनास है, नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक, हाईली डायनेमिक होते हैं। देखिए, नेचर और ह्यूमन बींग्स दोनों स्टैटिक नहीं है, दोनों डायनेमिक हैं। अब हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव स्टेज एंड प्रेजेंट सोसाइटी। देखिए, आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो प्रिमिटिव स्टेज थी, प्रिमिटिव स्टेज में जो आदि मानव थे वो डायरेक्टली डिपेंड थे किस पर, नेचर पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें प्यास लगती थी तो उनको नदी के पास खुद चलकर जाना पड़ता था, किसी रिवर के पास अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप प्रेजेंट सोसाइटी में देखोगे तो हर घर में क्या है, पानी की व्यवस्था है। ह्यूमन ने क्या किया, अपनी डेवलपमेंट, अपना माइंड का इतना डेवलपमेंट किया, इतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया कि उन्होंने पाइपलाइन से क्या है, घर घर में पानी की व्यवस्था की है। तो इसमें यही बताया गया है कि आदि मानव, प्रिमिटिव सोसाइटी में सब कुछ, हर एक चीज, हर एक जीव किसके नीचे था, नेचर के नीचे था। मतलब उनको नेचर में मॉडिफिकेशन करना नहीं आता था। देखिए, भूगोल इस प्रकार प्रकृति और मानव की समग्र इकाई के रूप में अंतरक्रिया के अध्ययन से संबंधित था। मतलब उस टाइम पर नेचर और ह्यूमन बींग्स को इंटीग्रेटेड माना जाता था, मतलब दोनों को जुड़ा हुआ माना जाता था। ह्यूमन बींग्स नेचर से बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकते थे। देखिए, नेचर से बढ़कर तो हम आज भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट सोसाइटी ने क्या किया, वर्तमान समाज, आदिम समाज की अवस्था, देखिए, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता यानी अपरिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन किया। ह्यूमन बींग्स ने अपने टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेचर में मॉडिफिकेशन तो किया है, लेकिन पूरी तरह से नेचर को ह्यूमन बींग्स अपने काबू में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप कोरोना वायरस को देख लो कि एक छोटे से वायरस ने सबको क्या है, घर में बिठा दिया। तो
हम नेचर को अपने काबू में नहीं कर सकते, लेकिन नेचर में क्या कर सकते हैं, नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। देखिए वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। जो हमारी प्रेजेंट सोसाइटी है उसने प्रिमिटिव स्टेज, जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसको पास कर लिया है, मतलब उसकी अवस्था को वो पार कर चुका है। देखिए आदिम समाज में क्या था, ना तो घर थे, ना बिल्डिंगे थे, ना उनके पास बस्तियां थी, कुछ भी नहीं था, केवल वो जंगलों में रहते थे। अगर हम प्रेजेंट सोसाइटी को देखें तो आज के टाइम पर हमारे पास सब कुछ है, मतलब इंसान ने धीरे धीरे क्या किया, नेचर में मॉडिफिकेशन किया, नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, नेचर के रिसोर्सेस को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है यूज किया है। देखिए प्रेजेंट सोसाइटी हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इन्वेंटिंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड दस हैव एक्सपेंडेड देयर होराइजन ऑफ देयर ऑपरेशन एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर। देखिए प्रेजेंट सोसाइटी जो हमारी आज की सोसाइटी है उसने मॉडिफाइड किया है किसको, देयर नेचुरल एनवायरनमेंट को, अपने प्राकृतिक पर्यावरण को मॉडिफाई किया है, उसमें मॉडिफिकेशन किया है किसके द्वारा, बाय इन्वेंटिंग, अपनी इन्वेंशंस के द्वारा, एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा, एंड दस हैव एक्सपेंडेड देयर होराइजन ऑफ देयर ऑपरेशन, और अपने कार्य क्षेत्र को उसने किया है, धीरे धीरे वो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाता गया, नेचर पर अपनी विजय प्राप्त करता गया, एंड यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, और नेचर के द्वारा जो रिसोर्सेज, जो ऐसे ही रिसोर्सेज अनयूज पड़े थे, ह्यूमन बींग्स थे अपने टेक्नोलॉजी, अपने माइंड की डेवलपमेंट के कारण उस रिसोर्सेज को, अनयूज रिसोर्सेज को यूज करना सीखा। और इन सब में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया, सबसे बड़ा रोल प्ले किया टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा ही इंसान ने नेचर के रिसोर्सेज को यूज करना सीखा है। देखिए अपने तकनीकी के खोज और प्रयोग के द्वारा अपने अस्तित्व के लिए प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित कर, यानी मॉडिफाइड कर, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा लिया है। देखिए इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि धीरे धीरे प्रिमिटिव स्टेट से प्रेजेंट सोसाइटी तक इंसान ने नेचर को काफी हद तक अपने काबू में कर लिया है, लेकिन पूरी तरह से इंसान नेचर को अपने काबू में नहीं कर सकता। तो इसमें यही बताया गया है कि धीरे धीरे इंसान ने क्या है, इंसान ने फिजिकल एनवायरनमेंट में भी और ह्यूमन बींग्स में भी धीरे धीरे वेरिएशन आता गया। ये दोनों चीजें स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनेमिक है। तो इसमें यही बताया गया है कि धीरे धीरे इंसान ने क्या है, प्रकृति को, जो इंसान प्रकृति के नीचे दबा हुआ था, हर एक चीज प्रकृति के इशारों में करता था, धीरे धीरे इंसान ने प्रकृति को मॉडिफाइड किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे जो चैप्टर बचा हुआ है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।